हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो आज की जो पहली अपडेट है वो है, आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में, जिससे 75 देशों के लोगों को सीधे प्रभावित हो गए हैं, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देश। यह फैसला अमेरिका के इमिग्रेंट वीजा यानी अस्थायी रूप से अमेरिका में बसने वाले वीजा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने क्या फैसला लिया है? अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि 75 देशों के नागरिक के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित समय के लिए रोक दिया जाएगा। यह फैसला 21 जनवरी से लागू होगा। मतलब अब इन देशों के लोग अमेरिका में अस्थायी रूप से बसने का वीजा नहीं ले पाएंगे। इमिग्रेंट वीजा क्या होता है? ऐसा वीजा जिससे कोई व्यक्ति हमेशा के लिए अमेरिका में रह सकता है और आगे चल के अमेरिकी नागरिक भी बन सकता है। इमिग्रेंट वीजा के प्रकार: परिवार के सदस्य के जरिए, नौकरी के आधार पर, लॉटरी सिस्टम से, शरणार्थी या मानवीय आधार पर। ये सभी वीजा अब 75 देशों के लिए बंद कर दिए गए हैं। कौन से वीजा अभी चालू है? अमेरिका ने साफ कहा है कि इमिग्रेंट वीजा बंद, लेकिन नन इमिग्रेंट वीजा अभी चालू है। चालू रहने वाले वीजा घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। लेकिन ध्यान रखें, अब इन वीजा में भी जांच बहुत सख्त होगी। कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? इस लिस्ट में लगभग सभी महाद्वीपों के देश हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। भारत इस सूची में शामिल नहीं है, यानी भारतीय नागरिकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है। अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया? अमेरिका ने इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए हैं। पब्लिक चार्ज का डर। पब्लिक चार्ज का मतलब होता है ऐसे लोग जो अमेरिका जाकर सरकारी मदद पर निर्भर हो जाए, जैसे फ्री हेल्थ, फूड स्टैम्प, बेरोजगारी भत्ता। अमेरिका चाहता है कि जो भी आए वो खुद कमाने वाला हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेंट पॉलिसी। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। कम लोग आए, ज्यादा जांच हो, रिस्क कम हो। सिक्योरिटी और डाटा शेयरिंग। अमेरिका का आरोप है कि ये 75 देश अपने नागरिकों को सही जांच नहीं करते, अमेरिका के साथ सही जानकारी साझा नहीं करते, इसलिए अमेरिका को सिक्योरिटी रिस्क लगता है। इसका तुरंत असर क्या होगा? नए इमिग्रेंट वीजा आवेदन रोक दिए जाएंगे। जिनका वीजा अप्रूव हो चुका है लेकिन जारी नहीं हुआ है, वो भी रुक जाएगा। मतलब हजारों लोग बीच में ही अटक गए। क्या किसी को छूट मिल सकती है? हाँ, लेकिन बहुत सीमित मामलों में छूट मिल सकती है। किसी के पास डबल सिटीजनशिप हो, मामला नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हो, ह्यूमैनिटेरियन केस हो, कोई स्ट्रेटेजिक रीजन हो, हर केस अलग अलग देखा जाएगा। आगे क्या और सख्ती होगी? अब अगर भविष्य में इमिग्रेशन वीजा खुले भी तो इनकम की पूरी जांच, प्रॉपर्टी एसेट की जांच, जॉब स्टेबिलिटी, हेल्थ एक्सपेंस, इंश्योरेंस। गरीब या कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए अमेरिका जाना और मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल इम्पैक्ट। इस फैसले से प्रभावित देशों में राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा नुकसान। लोगों का मानना है कि यह असल में इमिग्रेशन बैन है। कई लोग इसे भेदभाव पूर्ण नीति भी कह रहे हैं। वीजा रेसिप्रोसिटी क्या होता है? वीजा रेसिप्रोसिटी का मतलब जैसे को तैसा। अगर कोई देश अमेरिका के नागरिकों पर सख्त नियम लगाए तो अमेरिका भी उसी देश पर सख्ती करता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? अमेरिका अब अस्थायी रूप से बसने वाले लोगों को कम करना चाहता है। सिर्फ वही लोग आए जो आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से मजबूत हो। डेवलपिंग कंट्री सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो दूसरी जो हमारी अपडेट है दोस्तों, वो है आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच होने वाले एक बहुत बड़े ऐतिहासिक समझौते की। करीब 19 साल बाद भारत और EU एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर साइन करने जा रहे हैं। यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल पावर को दिखाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे यह समझौता क्या है, भारत ने इसमें क्या शर्तें रखी है, किसानों को क्यों बाहर रखा, भारत को क्या फायदा होगा और अमेरिका को इसमें क्या संदेश गया, पूरा समझेंगे। FTA क्या होता है? FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब दो देश या देशों का समूह आपस में व्यापार आसान कर देता है। टैक्स, टैरिफ कम या खत्म कर दिए जाते हैं, सामान सस्ता हो जाता है, व्यापार बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर देश अपनी शर्तों पर समझौता करता है। भारत EU FTA की सबसे बड़ी बात, 27 जनवरी 2026 भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस FTA पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। यह भारत का किसी भी देश के समूह के साथ अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। EU में कुल 27 देश हैं, जिसमें से जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड आदि। भारत ने सबसे बड़ी शर्त क्या रखी है?
कृषि एग्रीकल्चर को बाहर रखा है। भारत ने साफ कहा है खेती किसानी इस समझौते में शामिल नहीं होगी। क्यों? भारत के छोटे किसान, गाँव का रोजगार, देश की खाद्य सुरक्षा। अगर यूरोप का सस्ता दूध, गेहूं, सब्जी भारत आ जाती तो भारतीय किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाते। इसलिए भारत ने मजबूती से अपनी शर्त रखी और ईयू ने उसे मान लिया। यही दिखाता है कि भारत अब कमजोर नहीं, मजबूत सौदेबाज है। एफटीए से पहले ही भारत को फायदा। स्पेन को निर्यात 56% बढ़ा, जर्मनी 9.5% बढ़ा, पोलैंड 7.5% बढ़ा। सोचिए जब समझौता लागू होगा तो फायदा कितना ज्यादा होगा। एफटीए के बाद किन सेक्टरों को फायदा होगा? एफटीए के बाद इन चीजों पर टैक्स कम होगा। कपड़ा, चमड़ा, दवाइयां, इलेक्ट्रिकल मशीनें, पेट्रोलियम उत्पाद, आईटी और सर्विस सेक्टर। इससे भारतीय सामान यूरोप में सस्ता और ज्यादा बिकेगा। ईयू क्यों भारत के लिए जरूरी है? ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनता जा रहा है। 27 देशों की जबरदस्त खरीद शक्ति, नियम कानून साफ और भरोसेमंद। इससे फायदा यह होगा कि भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, व्यापार के कई रास्ते खुलेंगे। अमेरिका को क्या संदेश गया? यह समझौता अमेरिका के लिए एक सीधा नहीं लेकिन साफ संदेश है। भारत अब मजबूर नहीं है, भारत के पास विकल्प है। भारत एक ही देश पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी भारत अब ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। पहले भारत को कहा जाता था सिर्फ नियम मानने वाला देश, अब भारत बन चुके हैं रूल मेकर, ट्रेंड सेटर। यह एफटीए दिखाता है कि भारत अब सिर्फ व्यापार में हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि व्यापार की दिशा तय कर रहा है। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है दोस्तों, वो है ईरान में इस समय क्या हो रहा है। इस समय ईरान के हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। वहाँ सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, तानाशाही शासन खत्म हो। लेकिन सरकार इन आवाजों को जबरदस्ती दबा रही है। ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर बाहर के हथियार बंद गुट इस्तेमाल किए हैं। इराकी मिलिशिया भाड़े के लड़के को बुलाया गया है। प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाई गई है। डॉक्टरों ने बताया है लोगों को बहुत पास से गोली मारी गई है। गोली सीधे सीरिया दिल में लगी है। मतलब साफ है डराने के लिए जानबूझकर हत्या। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि एक साथ कई लाशों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं, कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं। लोकल रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12,000 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 12 बच्चे भी शामिल है, यानी सरकार अपने ही नागरिकों को नहीं छोड़ रही है। सेना के अंदर भी बगावत। ईरान की ताकत मानी जाने वाली रेवोल्यूशनरी गार्ड में भी फूट पड़ गई है। कुछ सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया है। यानी अब सेना भी सरकार से सवाल करने लगी है। यह किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत हो सकता है। भारत ने क्या कदम उठाया? भारत सरकार ने साफ कहा है ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक तुरंत वापस आए, हालात किसी भी समय और बिगड़ सकते हैं। यह बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अमेरिका और इजराइल की तैयारी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका 24 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। ईरान के अधिकारियों से सभी मीटिंग रद्द। इजराइल भी पूरी तरह अलर्ट पर। अगर हमला हुआ तो यह पूरा मध्य पूर्व जल सकता है। ईरान की खुली धमकी। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है अगर हमारे शासन को खतरा हुआ तो हम पड़ोसी देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। मतलब इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएई सब खतरे में आ सकते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था क्यों तबाह है? अब समझते हैं असली जड़। 1979 की क्रांति। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अमेरिका से दुश्मनी शुरू। अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका ने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तेल बेचने पर रोक, विदेशी व्यापार बंद। नतीजा ईरान की करेंसी बहुत कमजोर। महंगाई आसमान छू रही। लोग रोटी, दवा, पेट्रोल तक नहीं खरीद पा रहे। गरीब और गरीब होता गया। गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज भी वही हालत है। फर्क सिर्फ इतना है हथियार और मौतें ज्यादा है। जो हमारी चौथी अपडेट है दोस्तों वो है ग्रीनलैंड को लेकर के। सबसे पहले समझो ग्रीनलैंड है क्या और इसका क्या विवाद है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क के नियंत्रण में है, लेकिन इसे काफी हद तक सेल्फ रूल मिली हुई है। अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत हुई, लेकिन यह पूरी तरह विफल हो गई। अमेरिका क्या चाहता
चाहता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लीज पर नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, यानी सीधी भाषा में खरीदना या जीतना। अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ग्रीनलैंड आर्कटिक इलाके में है जहाँ से रूस चीन दोनों पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा है अमेरिका अपनी नई मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना चाहता है और ग्रीनलैंड इसके लिए बहुत जरूरी जगह है। रूस और चीन का खतरा, आर्कटिक क्षेत्र में रूस अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, चीन भी धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड को नहीं लिया तो रूस चीन वहाँ से पकड़ बना लेंगे। डेनमार्क क्या कहता है? डेनमार्क साफ कहता है ग्रीनलैंड हमारी संप्रभुता है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। अमेरिका चाहे कितनी भी दबाव डाले, डेनमार्क का स्टैंड बहुत मजबूत है। नाटो पर खतरा क्यों? अब यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अमेरिका यूरोप के कई देश शामिल है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया नाटो खत्म हो सकता है, क्योंकि अमेरिका नाटो का सदस्य है, डेनमार्क भी नाटो का सदस्य है। अगर एक सदस्य दूसरे पर हमला करे तो नाटो का मतलब ही खत्म हो जाता है। यूरोप क्यों डर गया है? यूरोप को अब लगने लगा है कि अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं रहा। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का सपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। रूस यूरोप के लिए सीधा खतरा बनता जा रहा है। यूरोपीय सेना बनाने की योजना, यूरोपीय संघ के रक्षा आयुक्त ने कहा हमें अपनी खुद की मजबूत सेना चाहिए। प्रस्ताव रखा 1 लाख सैनिकों वाली यूरोपीय सेना, ताकि यूरोप अपनी रक्षा खुद कर सके, अमेरिका पर निर्भरता कम हो। भारत की एंट्री सबसे अहम हिस्सा। अब आते हैं भारत पर। ईयू भारत को कैसे देखता है? ईयू मानता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, समान विचारधारा वाला है, भरोसेमंद पार्टनर है, इसलिए यूरोप चाहता है कि भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप मिलकर हथियार बनाना। भारत की ताकत क्या है? को डेवलपमेंट मतलब मिलकर डिजाइन बनाना, को प्रोडक्शन मतलब भारत में ही बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब टेक्नोलॉजी भारत को देना। उदाहरण राफेल फाइटर जेट, भारत में राफेल का निर्माण सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के ग्राहकों के लिए। एयरबस A400 बहुत बड़ा सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान, भविष्य में भारत में बनने की संभावना। भारत क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि भारत कम लागत में अच्छी क्वालिटी का सैन्य सामान बना सकता है। यही वजह है कि EU प्लस भारत स्ट्रॉन्ग डिफेंस फ्यूचर। तो जो हमारी 5वीं और लास्ट अपडेट है दोस्तों, वो है पाकिस्तान में लगातार 156 घंटे करीब 6 दिन से ज्यादा इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। सरकार क्या बोल रही है? पाकिस्तान सरकार कह रहा है कि सबमरीन केबल में मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए इंटरनेट बंद है। यह सिर्फ बहाना है, असली वजह बहुत गंभीर है और राजनीतिक है, क्योंकि इतना लंबा इंटरनेट बंद मेंटेनेंस से नहीं होता। इंटरनेट बंद करना अक्सर तब किया जाता है जब सेना की मूवमेंट छुपानी हो, जनता को सच्ची खबर न पता चले, कोई बड़ा विदेशी ऑपरेशन चल रहा हो। इंटरनेट बंद होना संकेत देता है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। अमेरिकी सेना के कमांडो पाकिस्तान के रावलपिंडी में उतर चुके हैं। रावलपिंडी वही जगह है जहां पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, ISI का कंट्रोल सेंटर है। इसका मतलब अमेरिका सीधे पाकिस्तान की सेना के साथ काम कर रहा है। यह कोई सामान्य दौर नहीं बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन लेवल की मौजूदगी है। अगर कोई देश अपनी सेना दूसरे देश के सेना मुख्यालय में भेज दे तो मतलब रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, युद्ध की तैयारी होता है। पाकिस्तान ने अपने एयरबेस अमेरिका को क्यों दिए? पाकिस्तान ने अपने एयरबेस अमेरिका को दिए हैं ताकि अमेरिका ईरान पर हमला कर सके या ईरान को डराने का दबाव बना सके। यह बहुत बड़ा कदम है क्योंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुस्लिम देश है। पहले पाकिस्तान खुद को ईरान का दोस्त बताता था। यहाँ से पाकिस्तान की दोहरी नीति साफ दिखाती है। ईरान की खुली चेतावनी, ईरान ने साफ कहा है अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन या एयरबेस से हम पर हमला किया तो हम पाकिस्तान के एयरबेस पर सीधा हमला करेंगे। मतलब पाकिस्तान अब सीधे युद्ध के खतरे में आ गया है। पाकिस्तान ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई में फंस रहा है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक है। चीन के साथ $60 अरब का CPEC फिर भी धोखा। अब सबसे अहम बात, CPEC क्या है? CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने पाकिस्तान में $60 अरब से ज्यादा निवेश किए, सड़क, बंदरगाह, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान ने चीन का पैसा लिया लेकिन अब अमेरिका के साथ दे दिया। इसे कहते हैं रोटी चीन की, नमक अमेरिका का। इससे चीन नाराज है। चीन को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं। भारत की सीमा पर ड्रोन और तनाव क्यों? पाकिस्तान भारत की सीमा पर ड्रोन भेज रहे हैं, हल्का तनाव पैदा कर रहा है। असली वजह क्या है? पाकिस्तान यह सब इसलिए कर रहा है ताकि अपनी जनता का ध्यान भटकाया जाए। लोग यहाँ न पूछे अमेरिका क्यों आया, एयरवेज क्यों दिए, इंटरनेट क्यों बंद है। इसे कहते हैं डाइवर्जन पॉलिटिक्स।
अमेरिका की बड़ी रणनीति चीन को कमजोर करना। अमेरिका की रणनीति है चीन के दोस्तों को एक एक करके कमजोर करो। चीन के जो दोस्त कमजोर पड़ रहे हैं वो है क्यूबा, ईरान, वेनेजुएला, सीरिया और अब पाकिस्तान। पाकिस्तान के आखिरी दिन पाकिस्तान अंदर से कमजोर हो चुका है, बाहर से घिर गया है। भविष्य में ईरान, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।